नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार साहित्य संधान 99 यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्ण भेद, और वर्ण भेद में हम पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन के भी भेद पढ़ चुके हैं कुछ। पिछली बार हमने कक्षा में पढ़ा था प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ते हैं श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया था। थोड़ा सा समझने के लिए बता दूं कि पिछली बार जो पढ़ा था वो था प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरा आज हम पढ़ते हैं, ये पढ़ चुके हम पिछली क्लास में प्रयत्न विधि के आधार पर, और आज हमें जो पढ़ना है वो है श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर इसके तीन भेद किए गए। पहला वह जो है वो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, ठीक है। दो भेद माने गए इसके। पहला है सघोष और दूसरा है अघोष। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, सघोष व्यंजन कौन से होते हैं। और फिर दूसरा भेद है श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास की मात्रा के आधार पर फिर दो भेद हैं, अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। ये हमें समग्र रूप से एक साथ याद रखने, सबसे पहले यही याद करने, उसके बाद फिर एक एक हम पढ़ेंगे तो आप अच्छे से याद रख पाएंगे। और तीसरा है मित्रों इसमें भेद श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर हो गया स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थ, पार्श्विक, लुंठित और नासिक के। ये जो हैं ये आप इनका विवरण पढ़ने से पहले इनको याद करें कि व्यंजन का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है और जो भेद हैं उनके भेदों भेद क्या हैं। ये पढ़ने के बाद अब हमें यहां से शुरू करना है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, ठीक है। फिर सघोष अघोष क्या है, अल्पप्राण महाप्राण क्या है, और स्वराज ये सपसी संघर्षी स्पर्श संघर्षी ये सब क्या है। तो इसको हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो बड़ी परीक्षा हो कोई से भी हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। स्वर ये तंत्रिय स्वर तंत्रियां क्या होती हैं पहले तो ये जान लेते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भेद हैं। तो स्वर तंत्रियां क्या होते हैं, तो हमारे गले में दो झिल्लियां सी लगी हुई होती हैं, और जब बोलते हैं तो उन झिल्लियों में कंपन होता है या नहीं होता है।
जैसे ये इसमें हम बोलेंगे कै खे, दोनों में कंपन नहीं हो रहा है। फिर देखेंगे आप गए बोलेंगे तो यहाँ घर घर की आवाज होती है, गए घे न। तो यहाँ जो ये कंपन होता है गले में, किसमें होता है किसमें नहीं होता है। जिनमें कंपन होता है उसको हम कहेंगे सघोष व्यंजन, और जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है उनको कहेंगे हम अघोष व्यंजन। तो इसमें स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर तो हम सबसे पहले देखें कि कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं और स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय गले में कंपन होता है। तो सघोष का मतलब ये होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं या सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से हैं ये हमें देखना है। तो प्रत्येक वर्ग का मतलब एक अब फिर पुनः बता दूं, जैसे क है, क ख ग घ न, 5 हो गए। च से लेकर च छ ज छ ये 5 हो गए। ट ठ ड ढ न 5 हो गए। थ थ द ध न 5 हो गए। और प फ ब भ म, इनको वर्ग बोलते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। ये वर्ग कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो 4 ही होते हैं। स वर्ग कभी नहीं बोलेंगे, छ स है, 4 ही होते हैं। तो वर्ग का मतलब यहाँ इससे होता है। तो यहाँ वर्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, वर्ग ये 5 ही वर्ग होते हैं वर्णमाला में। अब इसमें देखें आप कौन कौन से ऐसे वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। समस्त स्वर कंपन होता है इनको बोलने में। ये रे ले वे, इनको बोलने में भी कंपन होता है, इसमें भी कंपन होता है। और दो होते हैं रे और है, ये वाले उत्क्षिप्त व्यंजन, ये हमें याद रखते हैं। सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा, समस्त स्वर ये लव है रे और ढे, इतने जो वर्ण है ये इनमें कंपन होता है बोलते समय, बाकी में नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा से मतलब हो गया, जैसे क वर्ग का है, क वर्ग तो क तो 1, क ख हो गया 2, तीसरा कौन सा है, ये वाले ग घ न। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, ये होते हैं सघोष। और ये पहला और दूसरा ये होते हैं आघोष व्यंजन, याद रखना। अब इसमें वर्ग होता तो हम बता देते, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा करके पूरे इसमें व्यंजन माला को हम बता सकते थे। लेकिन नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं उसमें पहले वाली लाइन तो अघोष होती है, इन 25 को छोड़ के, और दूसरे वाली होती है सघोष होती है। सारे स्वर याद रखना क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये रे ले वे बोलते समय कंपन होता है। से है, से बोलते समय कंपन नहीं होता है बोलते समय कंपन होता है। तो इस पूरी लाइन को आप याद रख लें कि सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इतना याद रख लेने के बाद आपसे ये पूछ लिया जाए प्रश्न, अब शेष बचे हुए जो हैं वो क्या हो गए, अपने आप ही अघोष व्यंजन हो गए। अब इसमें साथ ही ये देखें अघोष, तो इसमें आप देखिए अ घोष,
इसकी परिभाषा भी क्या हो जाएगी, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन यहां नहीं होता हो उनको क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहेंगे। थोड़ा सा परिवर्तन करना, ये बोल रहा है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो उसे क्या बोलेंगे, सघोष व्यंजन बोलेंगे। तो इसका उल्टा कर दो, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता हो उनको क्या कहेंगे, अघोष व्यंजन कहेंगे। तो अघोष में याद भी रख सकते हैं, नहीं तो इसके बचे हुए जो हैं वो लिखेंगे तो आप क्या हो के बीच का कौन से हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। जैसे 3, 4, 5 बचे कौन से, 1 और 2, यानी टे खे, चे छे, जे छे, ये सॉरी जय थे नहीं, टेट है, पैप है। तो ये क्या हो गए, पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का। इसमें शेष क्या बचे, ये अलावा हो गए पूरे, है हो ही गया, तो पहले क्या बचे, से से, ठीक है। और एक होता है मित्रों इसमें विसर्ग है। तो ये हो गए अघोष व्यंजन, ठीक है। अब इसके बाद स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना, पीछे वाला जो आपको एक खाका लिखाया था, मूल ढांचा लिखाया था, उसके आधार पर यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान में रहा हो तो इसके बाद वाला जो बिंदु है, यानी क के बाद स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और उसके बाद है श्वास प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद दूसरा भेद, श्वास प्रक्रिया के आधार पर, यानी ख दूसरा, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण। दो प्रकार से होता है, अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। प्राण किसे कहते हैं, अल्प का मतलब थोड़ा, प्राण हमारा क्या होता है, प्राण जो सांस हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं यही तो प्राण होता है। ये बंद हो जाते ही हम क्या कहते हैं, प्राण निकल गए। तो इस श्वास को क्या कहा गया, प्राण कहा गया। तो अल्प प्राण जिसमें श्वास की जो मात्रा है वो कम निकलती है, तो उसको कहेंगे अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है तो उसको कहेंगे हम महाप्राण। तो अल्प प्राण जिन व्यंजनों या वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती हो उसे, सॉरी उल्टा लिख दी है, श्वास की मात्रा कम, श्वास की मात्रा कम निकलती है, कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है। जिन व्यंजनों या वर्णों का उच्चारण हम करेंगे तो आगे हाथ लगा करके भी देख सकते हैं हम, जैसे कै खे बोलेंगे और फिर गै घे ने, पहला दूसरा ऐसे होता है। कै कै बोलेंगे हम, जैसे पहले कै, इसको बोल के देखो कै, और फिर खे बोल करके देखो हाथ लगा करके खे, हाथ से श्वास वायु टकराती है, इसका मतलब ज्यादा निकल रही है, ठीक है ना। कै का और खे, गए और घे और न, ठीक है। इसमें अल्प प्राण हमें छांटने, तो कै का कै अल्प प्राण है, ख महाप्राण है, गय अल्प प्राण है, घ महाप्राण है, न अल्प प्राण।
अब इसको वैसे ही याद रख लें, एक लाइन में याद रख लें, ताकि परीक्षा में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए सोचना एक बैठे बैठे हम सोचेंगे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे तो नहीं होता। तो उसका सीधा तरीका एक ही है कि इनको रट लो। अल्प प्राण एक, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है। समर्थ स्वर और येरे लेवल, ये क्या होता है? महाप्राण होते हैं। फिर अल्प प्राण जो बचते हैं, वो इनके अलावा जो बचते हैं वो क्या हो जाता है? महाप्राण। महाप्राण में दूसरा प्रत्येक वर्ग का और चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा से समझ रहे हैं ना आप? पहला क्या हो गया? क। दूसरा क्या हो गया? ख। दूसरा इसमें आ गया ख, महाप्राण होता है। तीसरा क्या होता है प्रत्येक वर्ग का? ग। तो ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और महाप्राण ये हो गया, सॉरी, क ख ग, हाँ। और फिर ग के बाद क्या होता है? क ख ग ख। क्या गड़बड़ कर दी? पहला क हो गया, फिर ख जो होता है महाप्राण होता है, ग अल्प प्राण होता है, घ महाप्राण होता है, और न क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो पहला, तीसरा और पांचवा बचे कौन से महाप्राण में? दूसरा ख, ये महाप्राण हो गया, और घ ये महाप्राण में आ गया। ठीक है। तो अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, महाप्राण दूसरा प्रत्येक वर्ग का चौथा। फिर शेष क्या? ये अलावा हो गए है, से, से और से। ये हो गए तो महाप्राण। अब इसमें से देखें आप, सारे आ गए क्या? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, बस सिंपल सा है, इनके आधार पर ही पता चल जाता है। लेकिन हमें याद क्या रखना है बता दो, कि ये जो पंक्ति आपको लिखा है ना, ये वाले, ये आपको रट लेनी है। तो अज्ञान में आपके पास समय बच जाता है इससे, कि तुरंत ही आप देखेंगे अल्प प्राण 135 है, डेड है, इस तरह से रट लें आप इसको, तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। महाप्राण 24 से है, ऐसे याद रखना। अब इसके बाद जो है एक भेद और है, वो कौन सा है? श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर। तीसरा भेद, श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया? स्पर्शी सबसे पहले, ठीक है, और दूसरा है संघर्षी, और तीसरा है स्पर्श संघर्षी, और चौथा है अंतस्थ। ठीक है। और पांचवा है लुंठित, और छठा है पार्श्विक, और सातवां है नासिक। ये सूची याद करनी है सबसे पहले। अब मैं आपको बताता हूं स्पर्शी क्या होता है। हमारे मुंह में जो अवयव होते हैं, जिनको उच्चारण स्थान मैंने बताया था, वो अवयव आपस में स्पर्श करके
श्वास जब कोई ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं, जैसे स्पर्शी कै से लेकर के और मैं तक 25 जो व्यंजन है, उनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुंह के अवयव जो हैं वो आपस में स्पर्श करके श्वास को थोड़ा सा रोकते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसमें अवरोध उत्पन्न करने के बाद ये जो ध्वनियां निकलती 25। अब अवयव कौन कौन सा? जीभ है, ये अवयव है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, कुल मिलाकर के हम बोलते हैं तो सारे अंग काम करते हैं। तो ये अवयव जो है जिनसे हम अलग अलग उच्चारण करते हैं, ये आपस में थोड़ा सा संकुचित होते हैं, स्पर्श करते हैं, और उसके बाद बोलते समय श्वास की जो मात्रा है उसको थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, तब इनका उच्चारण होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्शी। उन वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्शी। और संघर्षी, इसमें श्वास वायु जो है वो जो ही हम जिन वर्णों कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे श्वास वायु स्पर्श करते हुए यानी कि रगड़ खाते हुए आ रही है, घर्षण करती हुई आ रही है, तो उनको कहा जाता है संघर्षी। तो संघर्षी हो गए से, से है, जे और फे। ये इतने वर्ण जो हैं इनका उच्चारण हम करते हैं तो ऐसे लगेगा कि श्वास वायु स्पर्श करते हुए, घर्षण करते हुए आ रही है। तो इनको इसमें इस वर्ग में रखा गया है, किसमें? संघर्षी में रखा गया है। अब इसके बाद स्पर्श संघर्षी, च, छ, जय और छ, ये हो गए स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? इनकी स्थिति स्पर्शी की तरह ही, ऊपर वालों की तरह ही होती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी में रखा गया। अंतस्थ जो है ये आपको बताया, ये वे, इन दो को अंतस्थ के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आगे अंतस्थ ये रे ले वे ये भी हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अलग से रखा गया है। लुंठित, ये हो गया लय, इसको लुंठित के अंतर्गत रखा। क्यों रखा गया है? इसको बोलते समय लय, सॉरी पार्श्विक है ये व्यंजन, लुंठित रे होता है, लुंठित हो गया रे। इसको बोलते समय जीभ का अग्रभाग जो है वो प्रकंपित होता है, उसमें कंपन सा होता है, रे ऊपर उठ जाता है और प्रकंपित होता है, और रे की ध्वनि रे ऐसे लगता है जैसे लुढ़कती हुई आती है जीभ के ऊपर से, इसलिए इसको क्या कहा गया है? लुंठित, लुढ़कता हुआ सा आता है। पार्श्विक व्यंजन होता है लय, इसमें लय बोलेंगे तो जीभ का अग्रभाग उठ जाता है और जीभ के पार्श्व से श्वास वायु निकलती है, तब इसका उच्चारण होता है। तो इसको पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक, ऐसे है। तो ये लय हो गया। नासिक के होता है जो वर्ग हैं, कैसे लेकर के कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग, उसका पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? नासिक्य कहलाता है। तो कै वर्ग का पांचवा है नासिक्य, अड़े न, च, छ, ज, झ, ये, टे, ठे, डे, ढे, अणे, टे, थे, दे, धे, न, पै, फै, वै, भै, मैं। ये पांच व्यंजन जो है ये क्या है? नासिक्य, क्योंकि ये नाक से इनका उच्चारण होता है, यानी श्वास वायु जो नाक से निकलती है इनको बोलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नासिक। ठीक है ना? तो ये हुए वर्गीकरण। अब इसमें से आगे हम पढ़ेंगे इनके प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब ये जो प्रश्न आया करते हैं वो इस तरह से आते हैं, कोई भी निम्नांकित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है,
कौन सा संघर्षी है, एक दे दिया जाएगा, बाकी अन्य। लुंठित व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, और नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो ये थे मित्रों व्यंजन के वर्गीकरण। ठीक है, अब इसके बाद जो बचता है नेक्स्ट चैप्टर, वो है शब्द। जो आपको बताया है स्वर के भेद और व्यंजन के जो भेद, वो भेद बताए गए हैं। यदि आपको यूं लगता है कि मुझे तो हर संभव इनमें से प्रश्न सही ही करके आना है, इतने याद करने पड़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में शब्द। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।